दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपने इंस्टेंट हिस्ट्री प्राचीन काल का भारत का इतिहास टॉपिक स्टार्ट कर रखा है हिस्ट्री चैप्टर में। और इस प्राचीन काल के भारत के इतिहास में हमने सबसे पहले टॉपिक उठाया है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी जो सभ्यता टॉपिक है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो क्लास है, एक जो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, उस वाले लेक्चर में हमने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ा था। आज वही टॉपिक है, उसका दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला वाला जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद ही आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। उस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका विस्तार जो है वो 3 देशों में है। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है? 3 देशों में। कौन कौन से देश हैं जिनमें विस्तार आता है? तो हमने पढ़ा था भारत में इसका विस्तार है, दूसरा पाकिस्तान में इसका विस्तार है, और तीसरा जो देश आता है वो आता है अफगानिस्तान में इसका विस्तार। तो 3 देशों में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं, सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं वो भारत से मिले हैं। लगभग 1000 से भी ज़्यादा स्थल इसके मिल चुके हैं भारत में। 500 के लगभग स्थल मिले हैं इसके अफगानिस्तान में, और केवल 2 स्थल इसके मिले थे अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में 500, अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल इसके मिले हैं। तो हमने पूरा रिकॉल कर लिया था उसमें पहले वाले वीडियो में। इसके बाद हमने पढ़ा था इसका विस्तार जो है, इसका उत्तरी किनारा जो आता है वो मांदा है, दक्षिणी किनारा जो है वो दाइमाबाद है, पूर्वी किनारा जो आलमगीरपुर है, पश्चिमी जो किनारा आता है सुत का गेंडोर आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इसका भारत में जो विस्तार है, टोटल भारत में जो इसका विस्तार है, एक राज्य में, एक केंद्र शासित प्रदेश में आता है, JNK में है इसका विस्तार, और 6 राज्यों में आता है। 6 राज्यों में से एक राज्य है यूपी, एक है जी महाराष्ट्र, उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद सीमा लगती हुई पंजाब की सीमा, पंजाब राज्य, फिर हरियाणा की सीमा, हरियाणा के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद आता है गुजरात। तो इस प्रकार से इसका विस्तार जो है वो 6 राज्यों में आता है और एक केंद्र शासित प्रदेश में आता है। 1400 किलोमीटर इसका उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर में फैली हुई है, और 12,96,600 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता। तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका विस्तार 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा था इसके 2 स्थल मिले अफगानिस्तान में से। अफगानिस्तान में से कितने स्थल मिले हैं दोस्तों? 2। एक है मुंडीकाग, और दूसरा मिला था इसमें सोर्तकोगई। मुंडीकाग और सोर्तकोगई, मुंडीकाक, सोर्तकोगई स्थल अफगानिस्तान से मिले थे। पाकिस्तान से इंपॉर्टेंट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, वहां पर 3 प्रांत है, एक है सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत। उसी प्रकार से हमने पढ़े हैं भारत में इसका विस्तार एक यूटी और 6 राज्यों में इसका विस्तार आता है। तो इसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। हमने उस वाली वीडियो में अफगानिस्तान के स्थल कंप्लीट कर दिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के स्थल और भारत के स्थलों को। पाकिस्तान के स्थल अपना हेडिंग होगा पाकिस्तान के स्थल। आप पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उस वाली वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। पाकिस्तान के स्थल। अब पाकिस्तान में 3 प्रांत है दोस्तों। एक प्रांत आ रहा है पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत, दूसरा है सिंध प्रांत, और तीसरा प्रांत है बलूचिस्तान प्रांत। पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत। पंजाब जो प्रांत है, इस पंजाब वाले प्रांत में पहली एक सभ्यता है, और इम्पोर्टेंट ही ये सभ्यता है। उस सभ्यता का नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब प्रांत में स्थित सभ्यता कौन सी आती है? तो हड़प्पा सभ्यता है। ये पंजाब प्रांत अपने भारत में नहीं है। कभी आप सोचो सर पंजाब राज्य कह रहे हो आप, तो पंजाब राज्य जो है वो तो भारत का है, लेकिन ये पंजाब प्रांत को राज्य ही बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको बोलते हैं प्रांत। तो पंजाब प्रांत जो है ये पाकिस्तान का है। विभाजन के बाद पंजाब 2 भागों में बट गए थे, एक पूर्वी पंजाब और दूसरा पश्चिमी पंजाब। तो पश्चिमी पंजाब का जो हिस्सा है जो वर्तमान में पाकिस्तान में, उसको पंजाब प्रांत कहा जाता है। यहाँ पर जो सभ्यता विकसित हुई सभ्यता का नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। ये जो सिंध प्रांत है, इस सिंध प्रांत में एक सभ्यता आती है, इसका नाम है दोस्तों मोहनजोदड़ो। एक है चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो।
ये दो आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान प्रांत की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था पहली वाली वीडियो में कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी किनारा है और ये दासक नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और तीनों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों देशों का एकमात्र बंदरगाह है। ये तीनों देशों का एकमात्र बंदरगाह, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का एक बंदरगाह है जहाँ पर अपने को ईरान, इराक से स्थलीय व्यापार के अवशेष मिलते हैं। तो इराक से स्थलीय व्यापार के अवशेष मिले थे इस सूत का गेंडोर से। उसके बाद हम बात करते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो स्थान है ये बलूचिस्तान प्रांत में ही है और मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ पर सबसे पहले कृषि के अवशेष मिले हैं। तो विश्व में प्राचीनतम कृषि के अवशेष, विश्व में प्राचीनतम कृषि के अवशेष जिस स्थान से मिले हैं उसको क्या नाम है? मेहरगढ़। कृषि के अवशेष जिस स्थान से मिले हैं वह है मेहरगढ़। ये हमने पीछे वाली वीडियो में बताया था। भारत में जो स्थान मिला है यूपी के जो इलाहाबाद जिले, इसको प्रयागराज कहा जाता है, तो वहाँ पर एटा या अतिरिंजी खेड़ा स्थान है, वहाँ से भारत में इसका विस्तार मिला है। प्राचीनतम कृषि के अवशेष मिले थे, तो अपने को याद करने हैं दोस्तों। बलूचिस्तान प्रांत में दो इंपॉर्टेंट है, सूत का गेंडोर, मेहरगढ़। इसके अलावा और भी है, कोटकजी है, तो अपने को रहमान डोरी है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही देखते हैं अपन। अब एक है पंजाब प्रांत, दूसरा है सिंध प्रांत, तीसरा है बलूचिस्तान प्रांत। ठीक है, अब हमने बलूचिस्तान प्रांत को कंप्लीट कर लिया। दो इंपॉर्टेंट है, सूत का गेंडोर, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है यहाँ पर प्राचीनतम कृषि के अवशेष मिले हैं और सूत का गेंडोर से तीनों देशों का एकमात्र बंदरगाह मिला है और जिसका नाम है सूत का गेंडोर बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, ये पश्चिमी था। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब प्रांत में इनके विस्तारों को। एक बार मैं लिख रहा हूं इन सबको। पहला है पंजाब प्रांत, ये अपन हेडिंग डालते हैं यहाँ पर सभ्यताओं के बारे में, तीनों सभ्यताएं लिख देता हूं। पहली सभ्यता आती है हड़प्पा, दूसरी सभ्यता है मोहनजोदड़ो। इन तीनों का ही पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और तीसरी है दोस्तों चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इनमें डिफरेंस है, सिमिलरिटीज़ क्या क्या है, इसको अपने एक सारणी से याद करेंगे और अच्छे से आपको याद होगा इसको। हड़प्पा की खोज कब हुई? तो दोस्तों हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में हुई। कब हुई थी? 1921 में। और इसकी खोज भी 1922 में, इसकी खोज भी 1931 में। 1921, 22, 31 इस प्रकार से अपने याद करना है। दूसरा पॉइंट है इसका खोजकर्ता। 1921 में खोज हड़प्पा की किसके द्वारा की गई थी? तो इम्पोर्टेंट नाम है दयाराम साहनी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता खोजी गई, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। उसके बाद कह रहा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है ये राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजी गई थी। राखलदास बनर्जी ने इस सभ्यता की खोज की और एक नाम है माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स, इन दोनों के सहयोग से मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज हुई थी। चन्हुदड़ो जो है ये आरसी मजूमदार के द्वारा खोजी गई सभ्यता है। आरसी मजूमदार के द्वारा खोजी गई सभ्यता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें आ रहा है, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा जो सभ्यता है ये किस नदी किनारे विकसित हुई थी? तो रावी नदी किनारे विकसित हुई। जबकि ये दोनों सभ्यताएं कौन सी नदी किनारे विकसित होती है? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। अब सिंधु नदी के दाईं ओर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो सिंधु नदी के दाईं ओर जो सभ्यता विकसित हुई है, दाईं किनारे की ओर जो सभ्यता विकसित हुई है वो है मोहनजोदड़ो। और सिंधु नदी के बाईं ओर, सिंधु नदी के बाईं ओर, बाएं किनारे की ओर जो सभ्यता विकसित हुई है वो सभ्यता आती है आपकी चन्हुदड़ो सभ्यता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे पॉइंट कह रहा है इनका स्थान। तो स्थान है पाकिस्तान में। तीनों ही हमने अभी पढ़े थे, पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान का भी कौन सा प्रांत है? पंजाब प्रांत। पाकिस्तान के
पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, यहाँ पर भी लेकिन प्रांत चेंज हो रहा है। ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, वो पंजाब प्रांत में था, ये आ रहा है सिंध प्रांत में, और ये भी सेम है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, क्योंकि हमने ऊपर अभी भी पढ़ा था कि सिंध प्रांत में 2 सभ्यताएं विकसित हुई है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में। अब स्थान भी कौन सा है, वर्तमान का स्थान है, तो प्रांत में स्थान आ रहा है मांटेगोमरी जिला। कौन से जिले में ये विकसित हुई है, मांटेगोमरी जिला है वहाँ पर पाकिस्तान का। वहाँ पर रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया स्थल था हड़प्पा। यहाँ पर जो स्थान है सिंध प्रांत में पाकिस्तान के, यहाँ पर जो जिला है उस जिले का नाम है लरकाना जिला। तो लरकाना जिले में ये सभ्यता विकसित हुई, और यहाँ पर भी सेम नाम है दोस्तों, लरकाना जिले में। ये तीनों का डिफरेंस है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अनेकों बार पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है और तीनों ही पूछे जाते हैं। सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा। उसके बाद दूसरा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो, तीसरा खोजा गया स्थल चन्हुदड़ो। 1921 में खोजा गया हड़प्पा, 22 में खोजा गया मोहनजोदड़ो, 1931 में खोजा गया चन्हुदड़ो। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, राखलदास बनर्जी माधोसुर वत्स ने मोहनजोदड़ो की खोज की, आरसी मजूमदार के द्वारा चन्हुदड़ो की सभ्यता खोजी गई। ये रावी नदी किनारे है, ये सिंधु नदी के दाईं ओर है, सिंधु नदी के बाईं ओर सभ्यता विकसित हुई है। इनका जो स्थान है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत का मांटेगोमरी जिला, और इन दोनों का स्थान सेम आता है पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला। लरकाना जिला इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अब अगला पॉइंट डालते हैं यहाँ पर विशेषताएं। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 2 टीलों में विभाजित होती थी। मैं ये कह रहा हूँ आपको, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 2 टीलों में विभाजित होती थी। ये 2 टीलें हैं। टीले का अर्थ क्या होता है, 2 रहने के स्थान है एक तरीके से। एक है पूर्वी टीला और दूसरा आता है दोस्तों पश्चिमी टीला। एक है पूर्वी टीला और दूसरा कौन सा आ रहा है, पश्चिमी टीला। पूर्वी जो टीला था या नगर के लोग रहा करते थे। मैंने आपको पहले बताया था सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी, तो नगर के लोग रहा करते थे। और इस वाले टीले में दुर्ग वगैरह बने हुए थे, किले वगैरह जो बनते थे वो पश्चिमी टीले में बने हुआ करते थे। लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसको 3 टीलों में विभाजित था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और बीच में और आएगा जो आएगा मध्यवर्ती टीला, वो अपन गुजरात पढ़ेंगे उसमें आएगा। पहले अपन इतना सा देखते हैं विशेषताओं में कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से विभाजित थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये 2 टीलों में विभाजित मिली है। एक है पूर्वी टीला और दूसरा है पश्चिमी टीला। पूर्वी जो टीला है, इस पूर्वी टीले को खोजकर्ताओं ने नाम दिया है माउंट ए। क्या नाम दिया दोस्तों, माउंट ए नाम दिया है पूर्वी टीले को। पश्चिमी टीले को इसको नाम दिया गया है माउंट ए बी, इसको इन्होंने नाम दिया है माउंट ए बी। इस पूर्वी टीले के नीचे जो स्थल मिले हैं वहां पर इनका एक कब्र मिली है। वैसे कब्रें 93 मिली थी, लेकिन यहाँ पर इनको नाम क्या दिया गया है, माउंट R37 कब्रे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, R37 कब्रे कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा से मिली है। पूर्वी टीले के नीचे यहाँ पर टोटल 93 कब्रें मिली हैं, उनमें से यहाँ पर जो 37 कब्रें जो मिली हैं उनको क्या नाम दिया गया है, R37 कब्रें मिली हैं यहाँ से। इस माउंट AB के नीचे यहाँ पर माउंट E, यह एक अतिथि गृह निवास स्थान होता था, तो यह अतिथि गृह था यहाँ पर। इसके ऊपर यहाँ पर 2 पंक्तियों में 6-6 घर मिले हैं। यहाँ पर 2 पंक्तियों में दोस्तों कितने घर मिले, 6-6 घर मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है और जल्दी से आपको याद होने वाला छोटा सा पॉइंट है ये। 2 पंक्तियों में कितने घर मिले, 6 घर मिले।
इन 6 घरों के बीच में यहाँ पर 18 चबूतरे मिले हैं। कितने चबूतरे मिले दोस्तों? 18 चबूतरे मिले। 2 पंक्तियों में 6 घर मिले, 18 चबूतरे मिले हैं, 2 टीले मिले हैं। इनमें से एक टीले का नाम माउंट R37 कब्रे है। इसके अलावा अपन बात करें तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एक चित्र मिला है पक्षी का। एक पक्षी है जो सबसे बड़ा पक्षी होता है, उसका नाम आता है गरुड़ पक्षी। तो गरुड़ पक्षी का एक चित्र मिला है। उस गरुड़ पक्षी ने एक सांप को अपने पंजे में ले रखा है। गरुड़ पक्षी का एक चित्र मिला है और गरुड़ पक्षी ने सांप को अपने पंजे में कर रखा है। तो ये एक चित्र यहाँ से मिला है। एक चित्र और मिला है जिसमें महिला के गर्भ से एक पेड़ को उगता हुआ दिखाया गया है। महिला के गर्भ से पेड़ को निकलता हुआ दिखाया गया है। तो ये सारी विशेषताएं जो है वो अपने को कहाँ से मिलती है? हड़प्पा की सभ्यता से मिलती है। हड़प्पा की सभ्यता से 2 पंक्तियों में 6 घर मिले, R37 कब्रें मिली हैं। इसके अलावा 2 टीले मिले हैं, 2 चित्र मिले हैं। एक चित्र में गरुड़ के द्वारा सांप को पंजे में पकड़ रखा गया है और एक पेड़ में एक महिला का चित्र मिला है जिनके गर्भ से एक पेड़ उगता हुआ दिखाई देता है। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि मातृ देवी की पूजा क्या करते थे। यह सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। दोस्तों क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ऑप्शन मिलेंगे आपको, पितृ सत्तात्मक सभ्यता है, मातृ सत्तात्मक सभ्यता। तो क्या रियल आएगा? मातृ सत्तात्मक आंसर सही होगा आपका। क्यों? क्योंकि महिला के गर्भ से पेड़ निकलता हुआ दिखाने के एक चित्र मिले हैं यहाँ से। तो ये कुछ विशेषताएं जो है वो आपको याद करनी है। यहाँ से मोहनजोदड़ो की विशेषताएं अपन देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो की विशेषताओं में देखते हैं कि कब्रिस्तान के अवशेष मिले। यहाँ से कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं। देखो जी, यहाँ पर अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सावधान होता था, यानी कि मरने के बाद जब दफनाया जाता है तो या तो यहाँ पर कब्रें मिली हैं, जलाने के अवशेष मिले, ज़्यादा मिली है कब्रें, समाधियाँ मिली हुई है। लेकिन एकमात्र स्थान जहाँ से कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं, कब्र वगैरह मिले हैं, तो वो कौन सा स्थान जो था? वो मोहनजोदड़ो था। यहाँ से जलाने के अवशेष मिले। अब जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? राख के अवशेष। तो यहाँ से राख के अवशेष, राख से आप याद रख सकते हो राखलदास बनर्जी। तो यहाँ कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। इस मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है और ये सिंध प्रांत में है, इसलिए इसको ये उपजाऊ भूमि होने के कारण इसे सिंध प्रांत का नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंध प्रांत का नखलिस्तान भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। क्यों? उपजाऊ भूमि होने के कारण। तो उपजाऊ भूमि होने के कारण मोहनजोदड़ो को सिंध प्रांत का नखलिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान के अवशेष मिले, जलाने के अवशेष मिले, राख के अवशेष मिले हैं यहाँ से। इसके अलावा अपन बात करें सबसे बड़ा राजपथ के अवशेष मिले। तो सबसे बड़ा राजपथ जो मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा सबसे बड़ा अन्नागार बोलते हैं। तो अन्नागार अपन कह सकते हैं कि अनाज भरने के जो कमरे वगैरह होते हैं, कोठे वगैरह जो होते हैं, वो सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला? तो सबसे बड़ा राजपथ यहाँ से मिला है, सबसे बड़ा अन्नागार भी यहीं से मिले हैं। सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा राजपथ और एक है सबसे बड़ा स्नानागार। सबसे बड़ा स्नानागार। तो सबसे बड़ा स्नानागार भी जो है वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिला है। इस स्नानागार को जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का आश्चर्यजनक इमारत है। ये आश्चर्यजनक इमारत है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो ऐसा जॉन मार्शल के द्वारा किसको देख करके कहा गया? स्नानागार को देख करके कहा गया है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसमें मोहनजोदड़ो से एक घर में 6 चूल्हे मिले। एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं, 700 कुएं मिले, 700 कुएं मिले। इसके अलावा यहाँ से 3 मूर्तियाँ मिली हैं। एक जो मूर्ति मिली है और तीनों मूर्ति कांस्य धातु की बनी होती थी।
कांस्य जो होता है इसको अपन आज ब्रोंज बोलते हैं, जो तांबा और टिन को पिघला करके बनाया जाता है कांस्य धातु, उसकी 3 मूर्तियां मिली। एक तो यहाँ से एक सरंगी बैल की मूर्ति मिली, सरंगी यानी एक सींग वाला बैल, एक सरंगी बैल की मूर्ति मिली, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ से, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक योगी की भी मूर्ति मिली है। और तीनों कौन सी धातु की हुआ करती थी? तीनों जो है ये कांस्य धातु की बनी हुई मूर्ति थी। तो इतनी विशेषताएं आपको मोहनजोदड़ो की सभ्यता से याद करनी है। कब्रिस्तान के अवशेष मिले, जलाने के अवशेष मिले, राख के अवशेष मिले, सबसे बड़ा राजपथ मिला, सबसे बड़ा अन्नागार मिला, सबसे बड़ा स्नानागार मिला, जिसको जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक इमारत कहा है। एक घर से 6 चूल्हे मिले हैं, 700 कुएं मिले, 3 मूर्तियां मिली, और तीनों मूर्तियां कौन से धातु की बनी होती थी? कांस्य धातु की बनी होती थी। एक सरंगी बैल की मूर्ति, एक नर्तकी की मूर्ति और एक योगी की मूर्ति अपने को यहाँ से मिली है। अब बात करते हैं चन्हुदड़ो को। चन्हुदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी, औद्योगिक यानी उद्योग धंधे वगैरह यहाँ पे होते थे, यानी कि यहाँ कारखाने लगते थे, इसलिए इसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी। सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहा जाता है इसको। दूसरा पॉइंट, यहाँ से क्या क्या कारखाने मिले? तो कारखाने मिले, यहाँ से फैक्ट्रियाँ मिली हैं। अब यहाँ से कारखाने मिले मनके बनाने के कारखाने। दोस्तों मणिये जो होते हैं रुद्राक्ष की माला वगैरह के, या अपन जो गले में जो चैन वगैरह पहनते हैं उसके मणिये जो होते हैं वो, तो मनके बनाने के कारखाने मिले हैं यहाँ से। बच्चों के खिलौने बनाने के कारखाने मिले, बच्चों के खिलौने बनाने के कारखाने मिले, मनके बनाने के कारखाने मिले। इसके अलावा अपन यहाँ से बात करते हैं तो वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंटें सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यहाँ से हुई है। एक यहाँ से लिपस्टिक बनाने का कारखाना, तो लिपस्टिक, काजल, कंघा, तो ये ब्यूटी पार्लर का जो सामान होता है यहाँ से इनके अवशेष मिले। और सबसे एक इम्पोर्टेंट आता है कुत्ते के द्वारा बिल्ली के पीछे करने के अवशेष। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पीछा करने के अवशेष यहाँ से प्राप्त हैं। दोस्तों ये हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें से, और आपके सामने मैंने ये बनाया है। और यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे मेहनत के लिए, उत्साह के लिए आप हमें लाइक करें, क्लासेस को शेयर करें, और कमेंट्स में जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं आप उसको ज़रूर बताएं, ताकि यदि कुछ भी होता है, मिस्टेक होती है, जो भी गलती होती है तो हम उसको ठीक करें। तो आप अपने अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो ये पाकिस्तान में प्राप्त स्थल थे 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने बलूचिस्तान प्रांत के और उनके दोनों के पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं भारत में इसका विस्तार। भारत के स्थल, भारत के स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के भारत के जो स्थल है हमने पढ़ा था, इसका जो विस्तार है, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? जम्मू कश्मीर इसमें, और 6 राज्य जो है उसमें से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, इन 6 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। तो उन्हीं को अपन एक बार रिकॉल करते हैं। और आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आने को आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। जम्मू कश्मीर में जो स्थल मिला था उस स्थल का नाम था दोस्तों मांदा। यूपी में जो स्थल मिला है उस स्थल का नाम आता है आलमगीरपुर। यूपी में जो स्थल मिला था उसका नाम है आलमगीरपुर। दक्षिण में जो महाराष्ट्र जो आता है दक्षिण में, यहाँ पर जो स्थल मिला है उसका नाम हमने पढ़ा था दायमाबाद। तो ये जो इसका विस्तार है भारत में, हमने ये पढ़ा था पहले वाली वीडियो में। इसके अलावा बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब राज्य।
पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट एक स्थल आता है, उस स्थल का नाम है दोस्तों रोपड़। पंजाब राज्य में जो स्थल मिला है उसका नाम है रोपड़। रोपड़ से एक व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाने के अवशेष मिले। व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाने के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो दोस्तों रोपड़ से अपने को ये स्थल मिले हैं। एक स्थल और याद करते हैं पंजाब से, एक है सिंघाल, दूसरा है सिंघाल। आपको नाम याद रखना है इसका, रोपड़ और सिंघाल, ठीक है। उसके बाद करते हैं हरियाणा। हरियाणा जो है, इस हरियाणा से एक स्थल मिला है, वो है बनावली। बनावली जो स्थल है, इस स्थल से अपने को जो विशेषता मिली थी पहली ये है कि यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। एक हल मिला जो किसका बना हुआ है? मिट्टी का। हाथ धोने का जो वॉश बेसन होता है, उस वॉश बेसन के अवशेष मिले, और नहाने का जो शावर होता है, उस शावर के अवशेष यहाँ से हमको मिले हैं। तो ये तीन जो अवशेष हैं ये बनावली स्थान से मिले। दूसरा अपन बात करते हैं, यहाँ से मिला है कुणाल। कुणाल जो स्थल है, इस कुणाल से 2 चांदी के मुकुट मिले। कितने चांदी के मुकुट मिले? 2 चांदी के मुकुट मिले। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। क्या प्रतीत होता है दोस्तों? राजतंत्रात्मक प्रणाली। राजतंत्रात्मक प्रणाली का अर्थ है कि राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था यहाँ पर। तीसरा जो एक स्थल मिला है यहाँ से, वो है राखी गढ़ी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों राखी गढ़ी, क्योंकि राखी गढ़ी वह स्थल है जहाँ पर सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का म्यूजियम बनने जा रहा है। तो राखी गढ़ी जो स्थल है ये भारत में सर्वाधिक, ऐसे बात करेंगे अपन, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा खोजा गया जो स्थल है तो वो है मोहनजोदड़ो। और भारत में खोजा गया कौन सा है दोस्तों? राखी गढ़ी आता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सभ्यता में सर्वाधिक प्राप्त जो स्थल हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, और भारत में सर्वाधिक जो स्थल इसके प्राप्त हुए हैं वो आते हैं राखी गढ़ी। अपन विशेषताओं में पढ़ेंगे आगे चल करके। यहाँ इस राखी गढ़ी से 16 स्तंभों का एक मंडप मिला है। 16 स्तंभों का एक मंडप के अवशेष मिले हैं आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद करना है राखी गढ़ी से। इसके बाद अगला पॉइंट आता है राजस्थान का। राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट है अपन वो देख रहे हैं। पहला है एक नाम, उसका है, राजस्थान में पहला नाम आ रहा है कालीबंगा। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है और सिर्फ अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स ही लेकर के चल रहे हैं इनके। कालीबंगा की खोज 1952-53 में प्रोफेसर अमलानंद घोष के द्वारा की गई। बाद में इसका उत्खनन करता जो है बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा इसका खुदाई की गई। उत्खनन करता थे वो लोग। तो उन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें खोजी है उसका एक पॉइंट आ रहा है। एक तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। काली यानी काले रंग की और बंगा होता है चूड़िया। तो काले बंगा की शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। जैसे हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो में कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो शाब्दिक अर्थ आया था उसका मृतकों का टीला। ऐसे ही कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आता है दोस्तों काले रंग की चूड़िया। इस कालीबंगा सभ्यता में से हम अपन बात करते हैं तो एक खेत मिला है, उन खेत में 2 बार हल से जुते हुए खेत, तो 2 बार हल से जुते हुए खेत के अवशेष मिले। 2 बार हल से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं यहाँ से। यानी कि ये खेत है, इस खेत में इन्होंने इस प्रकार से अगर एक बार बाहर लगा दी, इस प्रकार से इन्होंने अनाज बो दिया, तो दूसरा वाला जो हिस्सा है इसमें इस प्रकार से लोग अनाज बोते थे। तो एक बार में 2-2 खेती ये लोग यहाँ से प्राप्त किया करते थे। तो ये वाला जो स्थल है ये कौन सा आता है आपका? कालीबंगा का स्थल। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और आते हैं कि यहाँ से यज्ञ की वेदियाँ मिली। यज्ञ की वेदियाँ यानी कि हवन वगैरह कुंड जो होता है, हवन कुंड मिले हैं यहाँ से, और वो भी कितने मिले? 7 हवन की वेदियाँ मिली हैं। इसके अलावा तो इसका अर्थ है कि पुरोहित वगैरह जो होता था उसका शासन हुआ होता था। कुछ लोग इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई राजा महाराजा नहीं होता है, कोई यहाँ पर किसी का एक तंत्र शासन नहीं था, यानी ना लोकतंत्र था ना राजतंत्र था, यहाँ पर तो पुरोहितों का शासन होता था। तो उसका एक पॉइंट हमको मिला, यज्ञ की वेदियाँ मिली हैं।
स्वास्तिक का एक तांबे का, स्वास्तिक जो है ये वास्तु निवारण दोष के लिए तांबे धातु का बना होता था। तो वास्तु निवारण दोष के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? तांबे का बना हुआ स्वास्तिक का लोग प्रयोग क्या करते थे वास्तु निवारण दोष के लिए। तो वो भी यहाँ से मिला है। यज्ञ की वेदी मिली, 2 बार हल से जुते हुए खेत के अवशेष मिले, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भूकंप के अवशेष। तो भूकंप के जो अवशेष मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। और एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि कालीबंगा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। कालीबंगा को इन्होंने तीसरी राजधानी बताया। पहली जो राजधानी हुआ करती थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये इसकी जुड़वा राजधानी होती थी, लेकिन तीसरी जो राजधानी इन्होंने बताई है वो कालीबंगा को बताया है। इसको अपन विशेषताओं में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान का दूसरा जो स्थल है, वो दूसरा स्थल है बैराठ। बैराठ जो है जयपुर में स्थित है, बाणगंगा नदी किनारे विकसित हुआ था। और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे विकसित हुई सभ्यता थी। बैराठ जयपुर में है, जिसको आज विराटनगर कहा जाता है। यहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं दोस्तों। किसके अवशेष मिले? बौद्ध मठ के अवशेष मिले। यानी कि अशोक के द्वारा जो बौद्ध मठ वगैरह बनाए गए थे, जैसे आप पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन में, मौर्य काल में, तो उसमें आता है अशोक के द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। तो उन्होंने कुछ अभिलेख वगैरह लिखवाए थे, उन्हीं में से एक, उसमें से बौद्ध मठ के अवशेष जो मिले हैं बैराठ से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से अशोक के समय का ही एक अभिलेख मिला है जिसको नाम है भाब्रू अभिलेख। वो अशोक के समय में यहाँ पर लिखवाया गया था, अशोक के समय में यहाँ पर लिखवाया गया था, जिसका नाम है भाब्रू अभिलेख। तो बौद्ध मठ के अवशेष, भाब्रू अभिलेख, ये कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? बैराठ से मिले हैं। तीसरा हम बात करते हैं कालीबंगा, बैराठ, उसके बाद आ रहा है गणेश्वर की सभ्यता। गणेश्वर की जो सभ्यता है सीकर जिले में कांतली नदी किनारे विकसित हुई थी। और गणेश्वर की सभ्यता को कहा जाता है भारतीय देखो जी, मैं कह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि कांस्य और ताम्र दोनों का प्रयोग होता था। तो ये क्या कह रहा है? भारत की या भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता की भारतीय ताम्र युगीन संस्कृति की जननी है। ताम्र युगीन संस्कृति की जननी है। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी है, माता है। ये इसमें कांस्य धातु का भी प्रयोग होता है और तांबा धातु का प्रयोग होता है। यहाँ से इक्का गाड़ी वगैरह मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी वगैरह मिली है, तांबे की मछली को पकड़ने कांटे वगैरह, जाल वगैरह मिले हैं। तो इसलिए इसको ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी, भारतीय ताम्रवती संस्कृति की जननी किसको कहा जाता है? तो गणेश्वर को कहा जाता है। और एक लास्ट याद करते हैं अपन यहाँ से, बैराठ की बैराठ हो चुका है, एक है लास्ट यहाँ से याद करते हैं। बैराठ के बाद गणेश्वर के बाद एक है, जैसे बालाथल भी आएगी लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने जो पेपर में आते हैं अपन वही देख रहे हैं। बैराठ के बाद आ रही है गणेश्वर, और गणेश्वर के बाद आती है आहड़ की सभ्यता। उदयपुर में आयड़ नदी किनारे विकसित हुई थी। इस आहड़ सभ्यता को कहा जाता है भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता की ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता। तो 2 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ताम्रयुगीन सभ्यता किसको कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। और ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किसको कहा जाता है दोस्तों? गणेश्वर को कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भारत के स्थल पढ़ रहे हैं। भारत का प्रमुख जो पहला जो स्थल था, उत्तरी जो किनारा मांदा जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी किनारा महाराष्ट्र में दायमाबाद आया, पूर्वी किनारा आलमगीरपुर यूपी में आया, पश्चिमी जो किनारा इसका आता है भारत में वो आते हैं गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में आएगा? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के स्थल अभी आगे पढ़ते हैं। इससे पहले पंजाब में 2 स्थल मिले, रोपड़ और सिंगाल। रोपड़ से व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं। हरियाणा से 3 स्थल मिले, बनावली, कुनाल, राखीगढ़ी। राजस्थान से 3-4 याद रखने आपको, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ, ये 2 इंपॉर्टेंट है। संस्कृति की जननी, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी और ताम्रयुगीन सभ्यता, दोनों में अंतर है। गणेश्वर एक बैराठ है, बौद्ध मठ, भाब्रू अभिलेख ये मिले हैं। अपन अब बात करते हैं गुजरात के स्थलों की। तो गुजरात के स्थल, गुजरात के स्थल में एक है लोथल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लोथल।
ये जो लोथल है, यहाँ से एक बंदरगाह मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। तीनों देशों का एक बंदरगाह हमने पढ़ा था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का, वो था सूत का गेंडोर। लेकिन ये स्थल भारत में है, तो भारत में एकमात्र बंदरगाह, भारत में एकमात्र बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह है लोथल में, और इसका जो नाम था वो नाम है गोदीवाड़ा। इस बंदरगाह का क्या नाम है? गोदीवाड़ा बंदरगाह। ये गोदीवाड़ा जो बंदरगाह है ये कहाँ से मिला है दोस्तों? लोथल से मिला है। दूसरा पॉइंट आ रहा है, यानी कि भारत में एकमात्र बंदरगाह, अपन ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह तीनों देशों का, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का। ये कह रहा है भारत में एकमात्र बंदरगाह मिला है भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है गोदीवाड़ा जो लोथल में है। यहाँ से दोस्तों 23 समाधियां मिली थी, यहाँ से 23 समाधियां मिली। इन 23 समाधियों में से 3 युग्मित समाधि मिली। युग्मित समाधि का अर्थ है जोड़े से दफनाए गए, यानी कि लड़का और लड़की को, महिला और पुरुष को एक साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं। तो 23 समाधि मिली, जिनमें से 3 कैसी समाधि मिली है? युग्मित समाधि मिली है। इसलिए लोथल की सभ्यता को, इसलिए लोथल की सभ्यता को, जैसे अपन ने पढ़ा था हड़प्पा में कितनी कब्रें मिली, वैसे 93 मिली थी, नाम दिया था उनको 37 कब्रें। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है लघु हड़प्पा। लघु हड़प्पा, वो हड़प्पा सभ्यता थी, वहां से 93 कब्रें मिली, जिनको नाम दिया गया R37 कब्रें। तो इसको कहा जाता है लघु हड़प्पा, क्योंकि यहाँ से 23 क्या मिली है दोस्तों? समाधियां मिली है। इसको कहा जाता है मुर्दों की नगरी। इसको कहा जाता है दोस्तों मुर्दों की नगरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उपनाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ताम्रवती संस्कृति की जननी किसे कहा जाता है? ताम्रवती युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? औद्योगिक नगरी कौन सी है? कृषि के प्राचीनतम अवशेष किस स्थान से मिले थे? लघु हड़प्पा कौन सी है? मुर्दों की नगरी कौन सी है? तो आपके कुछ 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। भारत में एकमात्र बंदरगाह मिला है, जो बंदरगाह जो मिला है ये गोदीवाड़ा है, लोथल गुजरात में, भोगवा नदी किनारे इसकी खोज की गई थी। 23 समाधि मिली, 3 युग्मित समाधि मिली। इसको लघु हड़प्पा और मुर्दों की नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं गुजरात के दूसरे स्थल के बारे में। दूसरा जो स्थल एक आ रहा है उसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा स्थल, ये धोलावीरा जो स्थल है, इस धोलावीरा स्थल से पत्थरों से बांध मिले हैं। तो छोटे छोटे पत्थरों के क्या मिले हैं? यहाँ से बांध के अवशेष मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी किनारे विकसित हुई। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा पॉइंट कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल अफगानिस्तान में मिला है मुंडीकाक, जिसमें नहरों से सिंचाई के अवशेष मिले हैं। और एकमात्र स्थल भारत में धोलावीरा मिला है, जहां से पत्थरों के बांध के अवशेष मिले हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता यहाँ पे आता है, यह है कि यह सबसे बड़ा स्टेडियम मिला है। सबसे बड़ा स्टेडियम मिला है, यहाँ से सबसे बड़ा स्टेडियम मिला है। मन के बनाने के भी यहाँ से कारखाने मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने, ये जो मन के बनाने कारखाने थे हमने पाकिस्तान वाले में पढ़ा था, मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो में आए थे। सबसे बड़ा स्टेडियम, इससे पहले हमने पढ़ा था सबसे बड़ा राजपथ, सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा अन्नागार, ये पाकिस्तान में मिले थे। तीनों ही पॉइंट वो मोहनजोदड़ो में मिला था। यहाँ सबसे बड़ा स्टेडियम मिला है वो धोलावीरा की सभ्यता से, गुजरात से मिला है। एक स्थल और याद करते हैं, उस स्थल का नाम आता है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, ये जो सुरकोटड़ा जो स्थल है, इस स्थल से सुरकोटड़ा जो स्थल है, इस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। देखिएगा दोस्तों, हम अभी आगे पढ़ेंगे विशेषताओं में कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनको घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन घोड़े की हड्डियों के जो अवशेष जो यहाँ से मिले हैं वो कौन सा स्थल आता है? तो घोड़े की हड्डियों के अवशेष
जो मिले हैं वो है आपकी सुरकोटड़ा सभ्यता गुजरात की। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में। तो भारत में एक यूटी है जम्मू कश्मीर, इसमें आता है, इसके स्थल पड़े हैं। भारत के 6 राज्यों में आता है। पंजाब में 2 स्थल याद रखने हैं, रोपड़ और सिंगाल। हरियाणा में 3 स्थल याद रखने हैं, बनावली, कुणाल, राखीगढ़ी। राजस्थान के 3-4 हैं, कालीबंगा, बैराठ, गणेश्वर, आहड़। गुजरात के जो हैं उन गुजरात वाले स्थलों में हमने पढ़े हैं आज ही लोथल पढ़ा है। भारत में एकमात्र बंदरगाह, 23 समाधियां मिली, लघु हड़प्पा मुर्दों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये धोलावीरा है और सुरकोटड़ा स्थल है। अब पॉइंट करते हैं कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं तो हमने पढ़ा था कि सभ्यता या संस्कृति का एक ऐसा समय होता है जिसमें पहले लोग रहते थे और उनके समय के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांटा था। तो एक जो समय आया था इसका पहला वो आया था जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आप पहले वाली वीडियोस में अच्छे से समझना उस चैप्टर को। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो समय क्या आता है, आधे ऐतिहासिक काल है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय है आधे ऐतिहासिक काल। ये आधे ऐतिहासिक काल वह समय होता है जिससे संबंधित सामग्री मिली हो, जिससे संबंधित सामग्री, पुरातात्विक सामग्रियां मिली हो, लिखित जानकारी मिली है, लिखित जानकारी मिली हो। लेकिन ये जो जानकारी मिली है वो कैसी है, अपठनीय है, इनको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो 3 क्वेश्चन आ गए यहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता का समय प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इस प्रकार से ऑप्शन में आएंगे। तो कौन सा समय आएगा इसका, आधे ऐतिहासिक काल का। लिखित जानकारी मिली है, सामग्री भी मिली है, लेकिन ये जानकारी क्या है, अपठनीय है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है, चित्रात्मक लिपि है। लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक, यानी कि यहाँ से चित्र मिले हैं। ये सभ्यता कैसे लिखती थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली सभ्यता थी। यानी ये लोग यहाँ से स्टार्ट करते, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, सर्पिलाकार एक आकृति बनती है इनकी लिपि में। और यहाँ पर सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं वो यू आकार के मिले हैं, मछली के आकार के चित्र मिले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो चित्र वगैरह मिलते हैं वो मिले हैं। सर्वाधिक चित्र किस आकार के मिले, यू आकार के और मछली के आकार के यहाँ से चित्र मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये अपठनीय है, पढ़ी नहीं जा सकती है। 2 पॉइंट हो गए। समय हुआ इसका आधे ऐतिहासिक काल। इसकी लिपि कैसी थी, चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु का प्रयोग होता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो धातु है उसको अपन दोनों को मिलाकर लिखेंगे, तांबा और कांस्य को। तो ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी। तीसरा पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके बारे में जानकारी नहीं रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके बारे में अनभिज्ञ थे, तो अनभिज्ञ जो थे किस किसके बारे में, धातु में इनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, धातु में लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, शस्त्र में इनको तलवार के बारे में जानकारी नहीं थी, फसल में इनको गन्ने के बारे में जानकारी नहीं थी, और पशु में इनको घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये इन 4 को बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। धातु में लोहे के बारे में, शस्त्र में तलवार के बारे में, और पशु में घोड़े के बारे में, फसल में गन्ने के बारे में ये लोग क्या थे, अनभिज्ञ थे। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी, तो ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे अभी आगे तो वो आएगी पितर सत्तात्मक, ये मात्र सत्तात्मक थी। ये लोग शांति प्रिय सभ्यता थी, ये लोग शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते थे। आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वो लोग युद्ध प्रेमी थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी शहरी सभ्यता थी, यहाँ पर नगर
नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता आएगी उसमें अपन पढ़ेंगे वो ग्रामीण सभ्यता है। तो ये शहरी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, मात्र सत्तात्मक है। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन क्या करते थे। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है, यहाँ से एक चित्र मिला है जिसमें माता के गर्भ से या एक महिला के गर्भ से पेड़ को उगता हुआ दिखाया गया। तो ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी दो थी, दो जुड़वा राजधानी है, एक है हड़प्पा और दूसरी है दोस्तों मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ होती थी। इसके अलावा एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी नहीं बल्कि 3 राजधानी बताई है। सिंधु घाटी सभ्यता की इन्होंने तीसरी राजधानी और बताई। पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी इन्होंने बताई है कालीबंगा को। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, और तीसरी राजधानी किसको कहा जाता है, कालीबंगा को कहा जाता है। तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस है। इसके बाद अपन पॉइंट आगे है विशेषताओं में 7वां पॉइंट है इसका कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम खोजा गया स्थल, फर्स्ट खोजा गया जो स्थल था, पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा, दूसरा हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो, तीसरा आएगा चनुदड़ो। ऐसे ही राजस्थान बात करते हैं तो कालीबंगा सबसे पहला खोजा गया स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए, सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं वो राखी गढ़ी। तो सर्वाधिक स्थल वैसे पाकिस्तान का था तो मोहनजोदड़ो स्थल से सर्वाधिक विशेषताएं या चीज़ें मिली हैं यहाँ से। और भारत में सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो सर्वाधिक स्थलों में जो विशेषताएं मिली हैं वो, तो भारत में सर्वाधिक स्थलों में जो विशेषताएं मिली हैं वो है राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे 2 टीले मिले थे, हमने पहले पढ़ा था, एक पूर्वी टीला और दूसरा था पश्चिमी टीला, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल जिसमें 3 टीले मिले हैं, एकमात्र ऐसा स्थल जिसमें 3 टीले मिले हैं वो है धोलावीरा। गुजरात का स्थल है धोलावीरा। यहाँ से 3 टीले मिले, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्य टीला। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में घरों के जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर होते थे, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल जिसमें घरों के दरवाजे आगे की ओर मिले हैं, जिसमें घरों के दरवाजे आगे की ओर खुलते हैं, यानी मुख्य सड़क की ओर यहाँ पर खुलते हैं, वो जो स्थल मिला है वो है लोथल। लोथल जो स्थल है यहाँ से घरों के दरवाजे आगे की ओर खुलते हैं, बाकी सभी जगह क्या थे, पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में दीनहीन बस्ती या कच्ची बस्ती किसे कहा जाता है, तो दीनहीन या कच्ची बस्ती जो है ये कहा जाता है कालीबंगा को। तो कालीबंगा की सभ्यता को कहा गया है दीनहीन बस्ती या कच्ची बस्ती कहा जाता था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ये लोग किस चीज़ का व्यापार करते थे, तो मुख्यतः इनका जो व्यापार होता था वो कपास का होता था। व्यापार ये लोग कपास का क्या करते थे, खेती किसकी करते थे, तो इनका जो मुख्य फसल होती थी वो कपास ही होती थी। इसके अलावा यहाँ से गेहूं के अवशेष मिले हैं, चावल के भी अवशेष मिले, जौ के, चने के भी अवशेष मिले हैं यहाँ से। और इनका जो खेल होता है, प्रमुख जो खेल था वो था इनका चौसर इनका प्रमुख खेल था। ये लोग किसका मांस खाते थे, तो घड़ियाल का ये लोग मांस खाया करते थे और केचुए का।
तो घड़ियाल और केंचुए का ये लोग मांस खाया करते थे। यहाँ पर जो सड़कें मिली हैं वो सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई मिली है, समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सड़कें मिली हैं। और यहाँ जो सड़कें मिली हैं वो आयताकार भी मिली है, जिन्हें जाल पद्धति कहा गया है या ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं जिनमें से अनेकों बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर सड़कें जो है वो समकोण पर भी काटती हैं और आयताकार में भी एक दूसरे को काटती है, जिसको नाम दिया गया है जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति। तो उस समय के लोग जो थे वो इस प्रकार से व्यापार करने के लिए या रहन सहन के लिए, निकलने के लिए जो भी इनका मार्ग होता था वो जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति इसको नाम दिया गया है। क्वेश्चन पूछता है ऑक्सफोर्ड पद्धति किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित आएगा, ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति किससे संबंधित आएगा, ये सड़क निर्माण से संबंधित है। ये एक छोटा सा आपका टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसकी पहले वाली वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से देखना, तब आपको अच्छे से ये समझ में आएंगे दोनों के दोनों टॉपिक्स। यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, यदि आपको कोई समस्याएं हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।